प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर का नाम है। ये फिजिक्स का चैप्टर है, भौतिकी का एक चैप्टर है। इसमें बात करेंगे हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका पार्ट 1 है, ये भाग 1। बाद में इसका पार्ट 2 भाग 2 बनेगा, उस वक्त इस पूरे चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, भाग 2 बाद में देखेंगे। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है। संवेदना के साथ साथ संचार के साधन भी प्रदान करता है, जिनके संचरण के लिए किसी व्यापक माध्यम की आवश्यकता होती है। व्यापक माध्यम की आवश्यकता होने का मतलब कि प्रकाश किसी माध्यम में संचरण करता है, वायु माध्यम में संचरण करता है, किसी भी माध्यम, इसके संचरण के लिए एक माध्यम का होना आवश्यक है। कांच या ग्लास, इस माध्यम में प्रकाश का संचरण होता है। जल, पानी में प्रकाश का संचरण होता है। तो ये वायु, कांच या पानी, जल, ये प्रकाश के संचरण का माध्यम है, ये समझना जरूरी है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है, जिसके कारण हम देख सकते हैं। दृष्टि की संवेदना होती है, किसी चीज को हम देखने के लिए लायक कब बनते हैं? जब प्रकाश ऊर्जा वहां पर होता है। अंधेरे में किसी चीज को हम देख नहीं सकते। और संवेदना के साथ साथ प्रकाश संचार के साधन भी प्रदान करता है, जिनके संचरण के लिए किसी व्यापक माध्यम की आवश्यकता होती है। व्यापक माध्यम हम आपको अभी बता चुके, वायु, जल, कांच, इस तरह से एक कोई माध्यम होगा जिस माध्यम में प्रकाश का संचरण होगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाए, ये प्रकाश का परावर्तन है। इसका परिभाषा है, किसी सतह से प्रकाश के टकराकर वापस आने वाले को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इस बात को समझते हैं हम लोग, एक ग्लास, एक समतल दर्पण लेते हैं, इसमें एक प्रकाश की किरण आती है। जब प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, ये प्रकाश का परावर्तन है। बाद में अपवर्तन पढ़ेंगे तो परावर्तन अपवर्तन में समझ में आएगा। ये अभिलंब है। आगे देखते हैं, प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन कुछ नियम के अनुसार होता है। प्रकाश का परावर्तन कुछ नियम के अनुसार होता है। इसमें 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो हम वही नियम अभी पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन निम्न 2 नियमों के अनुसार होता है। इसका पहला नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। हमको 3 चीज यहां समझना है, एक आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये 2 चीजें हैं, तथा परावर्तित किरण, ये 3 चीजें हैं। इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है, एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ये 3 चीजें को समझना है। आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है, और परावर्तित किरण क्या होता है, और तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम कहता है। देखते हैं एक स्क्रीन पे, इस ब्लैक स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि एक समतल दर्पण लेते हैं हम लोग। समतल दर्पण पे एक आपतित किरण है, इसको आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण किसी दर्पण पर आ रही है वो आपतित किरण कहलाती है, और जो किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट रही है, ये परावर्तित किरण कहलाती है। तो यहां पर देखेंगे
ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण है और परावर्तित किरण है। और इसके बाद इन दोनों दर्पण पे जिस बिंदु पे आपतित किरण है उसी बिंदु पे परावर्तित किरण है और इसी बिंदु पे लंबवत एक रेखा जिसको अभिलंब कहते हैं, ये अभिलंब है। तो ये तीन चीजें हैं, जो लंबवत रेखा दर्पण पर आती है, ये और आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये तीनों किरण एक ही तल में होगा, एक ही बिंदु पर होगा, इसको एक ही तल बोलते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। यहां पर होता है। अब देखते हैं आगे, इसका दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको आई से सूचित करते हैं। यह आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो यहां पर कोण आई बराबर कोण आर होगा। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि कोण आई का मान जितना होगा कोण आर का मान भी उतना ही होगा। ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसीलिए। आगे देखते हैं। आगे हमको दर्पण पढ़ना है। हम अभी इससे पहले जो प्रतिबिंब बना रहे थे ना, ये समतल दर्पण था। ये एक दर्पण हो गया, एक समतल दर्पण हो गया। अब हम लोग देखते हैं, गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, घुमावदार होता है। हम उत्तल और अवतल दर्पण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। यह अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, वो उत्तल दर्पण होता है। ये उत्तल दर्पण है। अब गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु है जिसको हमको पढ़ना है, जानना है, वो देखते हैं। गोलीय दर्पण में एक मुख्य अक्ष होता है, जो इसके केंद्र से एक रेखा गुजरती है। ये जो इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कुछ बिंदु होते हैं जो मुख्य अक्ष पर ही होते हैं, इसलिए मुख्य अक्ष को जानना जरूरी है। तो जो मुख्य में एक रेखा होती है जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है, वो मुख्य अक्ष कहलाता है। गोलीय दर्पण को ये समझा जाता है कि एक गोले का भाग है, एक गोला जो पूरा गोल हो, कांच का एक गोला हो जो पूरी तरह से गोल हो, इसका एक भाग गोलीय दर्पण बनाता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। उस गोले का एक केंद्र होता है। इस केंद्र को दर्पण के केस में वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दर्पण के लिए एक वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ये दर्पण है। इस दोनों के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। इस दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर है, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव P। तो यहां पर हम लोग कुछ बिंदु जाने हैं।
एक मुख्य अक्ष क्या होता है ये जान गए, वक्रता केंद्र क्या होता है ये जान गए, मुख्य फोकस क्या होता है ये जान गए, और दर्पण का ध्रुव क्या होता है ये जान गए। दर्पण का ध्रुव दर्पण पर एक बिंदु है और वक्रता केंद्र इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या पर जो बिंदु है, केंद्र पर जो बिंदु है वक्रता केंद्र कहलाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु होता है जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात इसके बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी तथा मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी बराबर होती है। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसको देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पण में दो दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। उसका एक प्रतिबिंब अगर आप बुक में देख लेंगे ना, एक बार ध्यान से देख लेंगे तो उसमें वो समझ में आ जाएगा, उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले अवतल दर्पण का देखते हैं। अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस तरह से अवतल दर्पण में 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है। 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहला देखने की कोशिश करते हैं। किसी अवतल दर्पण से बिंब अनंत पर स्थित हो। किसी अवतल दर्पण में जब बिंब अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत अर्थात इतनी दूरी पे जिस दूरी को हम काउंट नहीं कर सकते, उस दूरी को वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, किसी की तुलना में होता है। अब एक दर्पण, जब छोटा सा दर्पण लेते हैं तो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दूरी को हम अनंत दूरी बोलेंगे, जो कैलकुलेशन करने में ना आए। उदाहरण के लिए हम दूसरे के तुलना में ही दूरी को अनंत कह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक दर्पण के लिए चांद की दूरी अनंत दूरी कहलाएगी, ये अनंत दूरी कहलाएगी। तो इस तरह से जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके लिए एक स्क्रीन देखते हैं। इस स्क्रीन में इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखते हैं। हम लोग अवतल दर्पण देखे, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष देखे, इसमें मुख्य अक्ष ये है। उसके बाद वक्रता केंद्र देखे, मुख्य फोकस F देखे और दर्पण का ध्रुव P देखे। अब क्या करते हैं, इसको वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है, मुख्य फोकस को F से सूचित किया जाता है और दर्पण के ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। अब इस पे बात करते हैं आगे। इस पे हमको प्रतिबिंब कैसे बनाना है। जब दर्पण में बिंब अनंत पर हो, अनंत मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर हो जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण तक जाएगी। दर्पण में टकराने के बाद यह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, इस तरह से टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। जब अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें तो इसकी दूसरी किरणें भी इसी तरह आएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब जो प्रतिबिंब बीम हम यहां पर रहा होगा हमारा, इतनी दूरी पे, जिस दूरी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहां पर एक बीम रखा है जिसका प्रतिबिंब यहां पर बहुत ही छोटा बिंदु आकार का बना है। तो ये जो प्रतिबिंब बना है ना, अब इस प्रतिबिंब को हमको बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए या खुद समझने के लिए इसकी प्रकृति का लिखना जरूरी है। कि हम प्रकृति में हम क्या लिखते हैं, किसी भी प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना, उसमें हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, बीम की स्थिति क्या है, वस्तु कहां रखा गया है, बीम कहां रखा गया है, यह बीम की स्थिति है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां बना है, वस्तु कहां रखा गया है पहला, दूसरा उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तीसरा प्रतिबिंब का साइज क्या है, प्रतिबिंब का साइज क्या है,
चौथा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, कैसा बना है प्रतिबिंब, आभासी है या वास्तविक है। वास्तविक और आभासी में कुछ अंतर है, वो आगे हम समझाएंगे आपको, लेकिन अभी इतना समझ लेंगे, जब प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होकर आपस में नहीं मिलती हो लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हो, तो वहां पर जो प्रतिबिंब हो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और वास्तव में जब प्रकाश की किरणें, पहला किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती है, दूसरा वक्रता केंद्र से जाती है, ये दोनों किरणें जहां पर कटती है, दोनों को एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से कुछ प्रतिबिंब सीधा बनता है, कुछ प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो इस तरह से ये 5 बिंदु मैंने नोट किया है आप लोगों के लिए कि ये 5 बिंदु पे आपको प्रतिबिंब की प्रकृति लिखनी है। सबसे पहले बिंब की स्थिति लिखेंगे। हम एक बार देख लेते हैं वापस। ये हमारा जब वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है। वस्तु कहां रखा गया है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब बहुत छोटा है, बिंदु जहां पे कट रहा है वहीं पर बहुत छोटा है, बिंदु आकार का है कह सकते हैं। प्रतिबिंब आभासी तथा उल्टा बनता है। ये 5 स्थिति थी। अब हम इसका प्रकृति लिखते हैं, इसके हिसाब से देखते हैं कि बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रतिबिंब का साइज बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, एवं उल्टा या सीधा ये बताना है। तो देखते हैं हम उस प्रतिबिंब का क्या प्रकृति लिख सकते हैं। किसी अवतल दर्पण में बिंब अनंत पर स्थित हो, बिंब मतलब बिंब की स्थिति कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। बिंब अनंत पर स्थित है तब प्रतिबिंब फोकस F पर बन रहा था। प्रतिबिंब की स्थिति के बाद प्रतिबिंब का साइज बताना है। अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का, बहुत छोटा बिंदु साइज का बन रहा है, ये प्रतिबिंब का आकार हो गया। और वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ये जो जुमले हैं, ये जो वाक्य हैं, इन वाक्य को हम प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए इसी तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे कि किसी अवतल दर्पण में जब दर्पण में बिंब अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु के जहां पे रखेंगे उस जगह का नाम यहां पर देंगे, अनंत पर स्थित हो। तो जैसे अनंत पर स्थित हो, कभी वस्तु को हम C पर रखेंगे, कभी वस्तु को F पर रखेंगे, तो वहां पर लिखेंगे C पर या F पर स्थित हो। तब प्रतिबिंब फोकस F पर, जब वस्तु फोकस F पर बन रहा है तो F पर लिखेंगे, C पर बनेगा तो C पर लिखेंगे। वस्तु की स्थिति जहां होगी वहां पर बताएंगे। वस्तु अत्यधिक छोटा है, बिंदु साइज का है, तो वस्तु का आकार बताएंगे कि प्रतिबिंब वस्तु का साइज, प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा है या बड़ा है, ये बता देंगे। वस्तु से अगर छोटा बन रहा है तो लिखेंगे वस्तु से छोटा है, अगर वस्तु से बड़ा बन रहा है तो बताएंगे वस्तु से बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है, ये बताना पड़ेगा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। अब देखते आगे। किसी अवतल दर्पण में बिंब C से परे स्थित हो, जब वस्तु C के परे स्थित हो, C से परे स्थित हो कहने का मतलब यह है कि एक अवतल दर्पण है, एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे क्या कौन सा बिंदु होता है, वक्रता केंद्र होता है, मुख्य फोकस होता है, ध्रुव होता है। अब वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F और ध्रुव P होता है। अब वस्तु को C के परे स्थित होने का मतलब यह है कि ये वस्तु C है, मुख्य वक्रता त्रिज्या है, इसके परे होने का मतलब यह है कि इससे पहले वस्तु रखा गया हो, इससे इधर बाएं तरफ वस्तु रखा गया हो, तो इससे इधर जब वस्तु को रखते हैं हम, यहां पर वस्तु रखते हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसी को समझना है तो आपको बाकी जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो बनना आपको समझना आसान हो जाएगा। यहां से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी,
यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला किरण है। हम पहले किरण के बारे में बात कर रहे हैं कि जब पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब इसी बिंदु से लेते हैं, यहां पर जहां से पहला किरण निकला है, इसी बिंदु से दूसरा किरण निकलेगा जो वक्रता केंद्र C से होकर गुजरेगा। वक्रता केंद्र C से होकर गुजरेगा। तो ये जो दूसरा किरण भी यहीं से निकल रहा है, जो वक्रता केंद्र C से होकर गुजर रहा है, यही इसका नियम है प्रतिबिंब बनाने का। इसी बात को अच्छी तरह समझेंगे कि किसी बीम का प्रतिबिंब जब हम बना रहे हो, अवतल दर्पण हो, तब हम उसका प्रतिबिंब ऐसे बनाएंगे। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजार देंगे। दूसरा किरण जो निकलेगा वो मुख्य फोकस से होकर दूसरा किरण जो होगा वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगा। ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में जहां पर टकरा रही हैं, इस बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गई बात? अब इसका प्रकृति लिखना है। प्रतिबिंब की प्रकृति। किसी अवतल दर्पण में बीम C से परे स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच छोटा, जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा बन रहा है, इसलिए छोटा कहा गया है। छोटा वास्तविक, क्योंकि ये मुख्य लाइन से मिल रहा है, किरण, दोनों किरण आपस में यहाँ पर कट रहा है, कटने के बाद मिल रहा है, इसलिए वास्तविक है। और ये उल्टा बन रहा है, इस तरह से सीधा प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ये दूसरे किरण का प्रकृति है। या ये सारी चीजें आप नोट करते जाएंगे। पहला किरण का जो पहला किरण आरेख जो बना है, जब वस्तु C अनंत पर है तब, जब वस्तु C के परे स्थित हो तब, ये दोनों चीज आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद बाकी चीजों के लिए बुक का हेल्प लेंगे। बुक की मदद से सारणी 10.1 में देखेंगे, जो सारणी दिया हुआ है उससे बना लेंगे आप, उसकी प्रकृति दी हुई है। यहाँ पे दूसरा देखेंगे, किसी अवतल दर्पण में बीम C पर स्थित हो, ये तीसरा है। सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन ये तीसरा है। जब वस्तु C पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखेंगे। वक्रता केंद्र C पर एक वस्तु खड़ा है, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा, जो वक्रता मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। पहले किरण का नियम ठीक है। दूसरा किरण यहां से वक्रता केंद्र से होकर गुजरना है इसको, तो वक्रता केंद्र तो इसी बिंदु पर है यहाँ पर। इसका मतलब यहां से एक किरण नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, ये आपस में इस बिंदु पर मिल रहे हैं, देखो। तो हमारा प्रतिबिंब यही बनेगा, हमारा प्रतिबिंब यही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो किसी अवतल दर्पण में जब वस्तु C पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब C पर ही वह समान साइज का वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इसको भी नोट कर लेंगे। तीसरा प्रतिबिंब हो गया। अब प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति सारणी 10.1 से हमको पता चल गया, 1, 2, 3 हम अभी देखे। पहला, जब वस्तु अनंत पर था, प्रतिबिंब फोकस F पर अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का वास्तविक एवं उल्टा बन रहा था। दूसरा प्रतिबिंब लिखे कि जब वस्तु C से परे स्थित है, तब प्रतिबिंब फोकस F तथा C के बीच वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। जब वस्तु C पर है, तब प्रतिबिंब भी C पर ही बन रहा है, समान साइज का बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ये 3 चीज है। ये बाकी 3 बचा हुआ है, ये आप अपने बुक्स की मदद से देखकर बना लेंगे, बहुत मेहरबानी होगी। बन जाएगा। जिस नियम से यहाँ पर फॉलो किए ना, दूसरा और तीसरा, उसी नियम को फॉलो करना है। पहला नियम थोड़ा दूसरे तरीके से बनता है क्योंकि वस्तु अनंत पर होता है, लेकिन दूसरा और तीसरा जिस तरह से बनाया गया है, ठीक उसी तरह से
बाकी तीनों बनाएंगे। ये जो तीसरा दिखा है विवर्धित, आभासी तथा सीधा, इसका प्रकृति एक क्वेश्चन में हल करना है, वो मैंने हल किया है इस वीडियो में। आप इसके बाद आ रहा है वो आप देखेंगे, ये हल किया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों आपका बच रहा है, ये दोनों आप अपने खुद से बनाएंगे बुक की मदद से। ओके, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ 185 का प्रश्न है, इसके प्रश्न के पर गौर करते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? माफी चाहेंगे, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है, क्रिया नहीं है, सॉरी फॉर दैट। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तीसरा प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाना, आवर्धित मतलब बड़ा। सबसे पहली बात इसमें यह ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब सीधा बनना चाहिए और प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? जो वाहन में जो गाड़ी होता है, साइड मिरर होता है ना, वो वस्तु को, पीछे की वस्तु को आगे की तरफ देखने के लिए होता है। उस वक्त हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि हम उत्तल दर्पण ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। पहले प्रश्न की ओर आते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो किसी गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है। यदि यह क्रिया अवतल दर्पण में हो तो इसके फोकस को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये इसका परिभाषा है। अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस ये है। तो अब देखते हैं हम, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी मुख्य फोकस होती है। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f, यहां से यहां की दूरी को फोकस दूरी f कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं। तो r बराबर 2f होगा। तो जब भी हमको f निकालना होगा r/2 करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका हल करते हैं। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब r का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, हमको f निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है f बराबर r/2। फॉर्मूला ये f बराबर r/2, f का मान 20 है, r2 रख देते हैं, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, वो अवतल दर्पण ही है। किसी अवतल दर्पण में बीम फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो। एक अवतल दर्पण, एक स्क्रीन बनाते हैं, एक स्क्रीन पे मुख्य अक्ष लेते हैं, इस पे हम ये वक्रता त्रिज्या है, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है। तो ये सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हमको प्रतिबिंब बनाना है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु रखेंगे ना तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा देखेंगे। यही जो स्थिति है जो मैंने पहले बात किया था ना कि जो जब वस्तु C तथा F तथा P के बीच, जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसी प्रतिबिंब के लिए ये क्वेश्चन है, उसको मैंने हल किया। देखा, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। ये पहला किरण हो गया। दूसरा किरण जब मैंने आपको पहले बताया है कि वक्रता केंद्र C से होकर गुजर जाएगा। ये दोनों किरणें ऐसी हैं कि इसको पीछे की तरफ कितना भी बढ़ाया जाए आपस में नहीं मिलेगा। तब क्या करना पड़ेगा, इसको एक इमेजिनरी लाइन से,
आभासी लाइन से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आभासी लाइन खींचते हैं, यहां से भी आभासी लाइन खींचते हैं। अब यहां पर आभासी लाइन जहां पर कट रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बन रहा है और वस्तु से बड़ा भी बन रहा है। किसी अवतल दर्पण में बीम फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे विवर्धित बड़ा, वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इसको नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदृष्टि दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? देखो, उत्तल दर्पण क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है, किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण और सीधा प्रतिबिंब बना, दो गुण है इसमें, प्रतिबिंब छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। जब छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो बड़े क्षेत्र को छोटे जगह पे वो दिखा देता है। इसीलिए बड़े क्षेत्र को छोटे जगह दिखाना और सीधा प्रतिबिंब बनाना, यही कारण है कि हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्चदृष्टि दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अतः ड्राइवर अपने पीछे बड़े क्षेत्र को देख सकता है। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं, बुक से आते हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने हल कर लिया आपका। अब दर्पण सूत्र पर बात करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? वन बाई बी प्लस 1/u बराबर 1/f। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, b प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, f फोकस दूरी है। b प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है और f फोकस दूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये फॉर्मूला, ये दर्पण सूत्र कहलाता है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। और इसके बाद एक साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी, उसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में और आप बहुत ध्यान से देखेंगे इन चीजों को। हाँ, ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र पढ़ने के बाद हम लोग आवर्धन पढ़ते हैं। आवर्धन क्या होता है कि वह आपेक्षिक राशि जिससे पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, इसे प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, जो वस्तु लिया गया था उससे बड़ा है या उससे छोटा है, और ये तो इसी को का एक अनुपात निकालते हैं, उसको आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब का आकार अनुपात, प्रतिबिंब का आकार को h डैश से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु के आकार को h से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर h डैश बटे h, आगे देते हैं वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा आवर्धन में संबंध। आवर्धन m बराबर क्या होगा? h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। ये जो स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है दर्पण सूत्र और आवर्धन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चिन्ह परिपाटी देखते हैं। किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में इसी तरह का चिन्ह परिपाटी होता है। उसका मुख्य बिंदु जो P होता है ना, यहीं से दूरी लिया जाता है। इसको आप x अक्ष और y अक्ष में देखेंगे ना, तो ये x अक्ष होगा, ये इसका 0 बिंदु होगा, ये y अक्ष होगा, ये इसका 0 बिंदु होगा। तो x अक्ष में इस तरफ माइनस में होता है, इस तरफ प्लस में होता है,
y अक्ष में इधर प्लस होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ माइनस में होता है। वही काम यहाँ पर है, ध्रुव है तो वक्रता ये मुख्य फोकस है और ये चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से ली जाती है। मतलब हम यहाँ पर ध्रुव जहां पर है वहां पर 0 होता है, ये मैंने बताया अभी। तो सभी दूरियां कहां से ली जाती है? ध्रुव P से ली जाती है। यहां से इधर जो भी दूरी है, हम जैसे कि एक अक्ष में देखते हैं ना, इससे इधर की दूरियां को हम लोग माइनस में लेते हैं और इससे इधर की दूरी को प्लस में लेते हैं। तो इधर सभी दूरी माइनस में होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। और इधर का जो भी दूरी लेते हैं वो प्लस में लेते हैं। इस बिंदु से इधर माइनस, इस बिंदु से इधर प्लस। ठीक उसी तरह इससे ऊपर प्लस और इस लाइन से मुख्य अक्ष से नीचे माइनस में होता है। तो मुख्य अक्ष से ऊपर देखेंगे सब प्लस में है। वहां से यहां तक पूरी दूरी, यहां से यहां तक पूरा प्लस में होगा जब वस्तु सीधा हो। वस्तु या प्रतिबिंब सीधी रखी हुई हो तो ये प्लस में दूरी होगा। ठीक उसी तरह जब उल्टा हो तो ये माइनस में होगा। इसको समझने के लिए एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा x अक्ष और y अक्ष होता है, जिसमें दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट है ना, जहां पे दोनों का कटान बिंदु है वो 0 होता है। इसके बाएं तरफ -1, -2, -3, बाएं तरफ, दाहिने तरफ 1, 2, 3 होता है। उसी तरह ऊपर भी होता है, इधर -3, -1, -2, -3, यहाँ से ऊपर 1, 2, 3 होता है। तो ये जो दिशा है ना, इसी दिशा के हिसाब से देखेंगे, यहाँ से बाएं तरफ माइनस में, यहाँ से बाएं तरफ माइनस में, यहाँ से दाहिने तरफ धनात्मक होता है। इसके दाहिने तरफ धनात्मक होता है, बाएं तरफ ऋणात्मक होता है, ऊपर प्लस होता है। तो y अक्ष में ऊपर प्लस होता है, नीचे y अक्ष में माइनस होता है, तो यहाँ से नीचे माइनस होता है। चिन्ह परिपाटी है, संख्या रेखा अगर समझ में आ जाता है तो आपका ये समझ में आ जाएगा। x अक्ष y अक्ष समझ गए तो समझ में आ जाएगा। पृष्ठ 188 का कुछ प्रश्न है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है, कोई उत्तल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित। अच्छा, इस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन का ध्यान करते हैं। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। r बराबर 32 सेंटीमीटर, फोकस क्या होगा? फोकस F बराबर r/2 होता है। इसको 32/2 16 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। बहुत इजीली बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये पूछा जा रहा है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? यहां पर भी प्रतिबिंब दूरी है, भी का मान प्रतिबिंब दूरी है। वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो निकालने के लिए कह रहा है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब ये प्रश्न है कि प्रतिबिंब दूरी हमको निकालना है। प्रतिबिंब दूरी के सामने क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया है। यू वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी दिया हुआ है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम का 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम का, ये है ना। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बीम का प्रतिबिंब बनाना है। अब 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना बड़ा मतलब वस्तु का आकार को अगर h लेंगे तो उसका प्रतिबिंब का आकार h डैश कितना होगा? 3h के बराबर होगा। इससे 3 गुना बन रहा है ना, 3h होगा। इतना कुछ आपके क्वेश्चन में दिया है, ये सारा कुछ यहां से यहां तक ये चीजें मैंने लिखी है ना, जो दिया हुआ है उन्हीं चीजों को अभी तक मैंने लिखा है। अब आगे देखते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला होता है
m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। इसी पे मान रखते हैं, हम h डैश बटे h लेते हैं, इसको माइनस v बटे u। अब क्या हल करेंगे, यहां पर गौर करते हैं, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब आकार है, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार ये दिया हुआ है, बराबर वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, यहां पर माइनस लगा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हम जानते हैं कि u इधर चला जाएगा, तब हमको v निकालना आसान होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, v बराबर क्या होगा, माइनस v बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई गुना वस्तु की दूरी। इसका मान रखते हैं अभी, प्रतिबिंब का मान कितना होगा 3h और वस्तु का मान कितना होगा 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। क्योंकि देखेंगे यहां पर वस्तु दूरी में माइनस 10 दिया गया है। ये बात समझने योग्य है कि वस्तु का मान माइनस 10 क्यों दिया गया है। किसी भी दर्पण में जब हम वस्तु रखते हैं तो वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। अब बाईं ओर सभी दूरियां माइनस में ले जाती है। हम कुछ पीछे पलट के देखते हैं। दर्पण की बाईं ओर सभी दूरियां माइनस में लिया जाता है और दाहिनी ओर सभी दूरियां प्लस में लिया जाता है। ऊपर सभी दूरी प्लस में लिया जाता है और नीचे सभी दूरी माइनस में लिया जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखना है बस। अब इसी चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्रतिबिंब के लिए यहाँ पे माइनस 10 इसीलिए लिया गया है कि ये बाईं तरफ होता है। कोई भी दर्पण हो या कोई लेंस भी आगे पढ़ेंगे उसमें वस्तु दूरी होगा ना, वो हमेशा माइनस में ही रहता है। ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसका मान रखते हैं। प्रतिबिंब दूरी को 3h लिखते हैं क्योंकि 3h होता है 3 गुना प्रतिबिंब बनाता है तो। और वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई को, सॉरी प्रतिबिंब दूरी नहीं, प्रतिबिंब का आकार को 3h लिखते हैं और वस्तु दूरी को क्या लिखेंगे माइनस 10 गुना माइनस 10। अब h और h कट जाएगा तो माइनस v बराबर क्या बचेगा, माइनस v बराबर माइनस 30 बचेगा, या v बराबर क्या बचेगा 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कुछ क्वेश्चन अभ्यास का प्रश्न देखते हैं। अभ्यास का प्रश्न उत्तर में हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वो दर्पण से रिलेटेड है। इसीलिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका हल करते हैं हम लोग। इसमें दर्पण सूत्र पहले लिखते हैं। दर्पण सूत्र यही है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में,
देखेंगे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है। और कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु दूरी दिया है, बीम मतलब वस्तु दूरी दिया गया है। तो दो चीज दिया है, एक फोकस दिया है और बीम की दूरी, वस्तु की दूरी दिया है। इसको लिखते हैं u वस्तु दूरी माइनस 10 सेंटीमीटर, ये बीम की दूरी दिया है 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो याद करेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दाहिने तरफ होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दाहिने तरफ होता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा इधर। ये उत्तल दर्पण है, इसका फोकस दूरी यहां पर है। तो ये दर्पण के इस तरफ है, दाहिने तरफ है। तो दर्पण की इस तरफ जो भी दूरी लेते हैं हम लोग वो प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं। जबकि दर्पण की इस तरफ का जो भी दूरी लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसको फोकस दूरी को 15 सेंटीमीटर लिया गया है। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी हमको निकालना है। हमारा दर्पण सूत्र यही है। इसको क्या करते हैं, दर्पण सूत्र ये है, इसमें हम क्या करते हैं, हमको भी निकालना है ना, तो u 1/u को 1/u को बराबर की इधर ले आते हैं। बराबर की इधर लाने पर क्या होगा, ये प्लस जो है ना ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस में बदल गया। अब इसे आपको नोट करना है, ये पूरा अभी जो बन रहा है ये पूरा, और बहुत अच्छी तरह समझना है। अब 1/v बराबर क्या होगा, 1/v बराबर क्या होगा, 1/15 f का मान, यहाँ पर f है ना, f का मान 15, ये माइनस रख दिया गया, u का मान -10 ये भी रख दिया गया। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है। 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/-10, ये दोनों माइनस आपस में गुना होगा, और गुना होने के बाद ये प्लस में बदल जाता है। इसको याद रखेंगे आप। अब क्या करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम करते हैं। 15 10 का एलसीएम करेंगे तो 30 होगा। एलसीएम करके देखेंगे आप, 30 होगा। 15 के पहाड़े में भी 30 आता है और 10 के पहाड़े में भी 30 आता है। तो इस 30 को, ये जो एलसीएम 30 आया है, इस 30 को इस 15 से भाग करेंगे। 15 दूना 30, 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो उस 2 को इस 1 से गुणा करेंगे। 1 गुना 2 क्या होगा, अभी ये माइनस माइनस 2 तो माइनस एक ही साथ गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा गया है। अब 10 को 30 से भाग करेंगे तो, सॉरी 30 को 10 से भाग करेंगे तो, 30 को 10 से जब भाग करेंगे तो 3 होगा, 10 दिया 30, तो 1 गुना 3 लिखते हैं। ये तो माइनस माइनस प्लस हो ही गया है। अब क्या होगा, 1 गुना 2 2 होगा, और 1 गुना 3 3 होगा, तो 2 जोड़ 3 बराबर 5 होगा। 1/v बराबर 5/30 होगा। यह v बराबर क्या होगा, 1/v बराबर 1/6, 5 एका 5, 5 छक 30, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कट जाएगा, 5 एका 5, 5 छक 30, 1/6 बचेगा। v बराबर 6 सेंटीमीटर। इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। बस उत्तल दर्पण में सारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में सारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, और उत्तल दर्पण में सारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। यही प्रकृति है। उत्तल दर्पण का प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। ये उत्तल दर्पण का प्रकृति है। बाकी कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बनाएंगे घर में।
ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा परेशानी होगा, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। ओके।